हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ जो कि बेसिकली जीएस पे बेस्ड होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और तो फिर चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। कथन लिखा हुआ है। पहला कथन है, राज्यसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कथन दो, राज्यसभा में 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शंस केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो पहले आप खुद ट्राई करिए और उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा कि राज्यसभा में कोई भी जो सीट होती है वो आरक्षित नहीं होती है। लोकसभा में सीट आरक्षित होती है। और अगर लोकसभा मतलब ये दोनों कथन लोकसभा के संदर्भ में लिखे होते हैं तो दोनों ही कथन सत्य होते। जैसे कि लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो ये सही हो जाता है। लोकसभा में 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो ये सही हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं या कह लीजिए उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हृदय, यकृत, वृक्क, फेफड़े। हृदय हार्ट, यकृत लीवर, वृक्क किडनी और फेफड़े लंग्स, ठीक है। तो इसका सही जवाब भी डी हो जाएगा, फेफड़े या लंग्स, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होता है न्यूमोनिया, और आपने सुना भी होगा। इसमें क्या होता है, बच्चों के जो फेफड़े होते हैं या बड़ों के भी, उनमें पानी चला जाता है और जिसकी वजह से वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं और संक्रमण के कारण वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी पर फेफड़े किसे कहा जाता है, मतलब पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो वो है अमेज़न जंगल, जो कि आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा और बेसिकली ब्राज़ील में ही ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। फिर हम अगर बात करें वृक्क की, तो वृक्क मतलब किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन, और इसीलिए इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। पृथ्वी पर वृक्क या किडनी, पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा वाला जो मैंग्रोव जंगल है उसी को कहते हैं, जो कि बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है, ठीक है। यकृत लीवर की बात करें तो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और मैक्सिमम रीजनरेशन की शक्ति इसी में होती है। मतलब कि अगर किसी वजह से आपका जो लीवर खराब हो रहा है तो वो काम अगर आप करना बंद कर देंगे तो लीवर आपका फिर से डेवलप होने लगेगा। जैसे कि कह लें आप, एक मूवी है ना जिसमें उसका हाथ काट दिया जाता है तो फिर से धीरे धीरे उसका हाथ फिर से बन जाता है, तो सेम वैसा ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप लीवर काट दें तो आपका लीवर फिर से बन जाएगा। अगर वो खराब हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है तंत्रिका तंत्र में। इसीलिए कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन के रखें, क्योंकि अगर दिमाग पे हल्का सा भी चोट लग गया, सॉरी, सिर पे हल्की सी भी चोट लग गई और दिमाग पे असर हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। तो आपको पता है कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नौटंकी करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लोक नृत्य ही नौटंकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कह लीजिए या नॉर्थ इंडिया का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसे हम क्या कहते हैं, कथक कहते हैं। टोटल 8 ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जिनमें एक तो हो गया उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का कथक। दूसरा केरल में 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। उड़ीसा में उड़िया और मणिपुर में मणिपुरी। एक है असम। असम में है सत्रिया भी कहते हैं कुछ लोग सतारिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 6 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, जो कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और एक उड़िया है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 4 फरवरी, 8 अक्टूबर, 22 मई। सॉरी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 22 मई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसके साथ 22 मई मतलब 22 मई को तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी की बात करें तो हम कैंसर दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर की बात किया जाए तो 8 अक्टूबर को हम अपना मतलब वायुसेना दिवस मनाते हैं, आर्मी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, और 4 दिसंबर को हम 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर अब बात कर ली जाए तो कुछ ऐसे भी 11 नवंबर जैसे कि है, 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो अबुल कलाम आज़ाद थे, नहीं अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद या हाँ अबुल कलाम आज़ाद ही उनका, कंफ्यूज कर दिया अब्दुल कलाम से, ठीक है। तो इस दिन उनका बर्थडे हुआ था। वो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी अध्यक्ष थे। मतलब 1940 में बने थे, फिर उसके बाद विश्व युद्ध की वजह से और दूसरे रीजन्स की वजह से दोबारा इलेक्शन नहीं हो पाया, तो 1946 तक वही बने हुए थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप युवा दिवस की बात करें तो अगर राष्ट्रीय युवा दिवस है तो 12 जनवरी हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय है तो 12 आपका अगस्त हो गया। उसी दिन हाथी डे भी मनाया जाता है, मतलब एलिफेंट डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन लिखे गए हैं, राजगृह, कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन ए, राजगृह में आपका पहला हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा, वैशाली में काल अशोक के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा, पाटलिपुत्र में अशोक के कार्यकाल में हुआ था। चौथा, कश्मीर, कश्मीर कुंडलवन कह लीजिए, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जो कश्मीर वाला है, मतलब फोर्थ जो काउंसिल हुई थी, उसमें जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। बौद्ध धर्म की 3 पुस्तक हैं, ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक को उपाली ने लिखा है, सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है, और अभिधम्म पिटक को मुगाली पुत्तिस ने लिखा है, ठीक है। और ये तीनों ही बुक जो हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि बौद्ध जो मतलब बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज थी वो पाली थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कैडमियम जनित है? मतलब कैडमियम के कंजम्पशन से, मतलब कैडमियम अगर आपके मतलब शरीर में ज़्यादा चला गया या हाँ ज़्यादा चला गया तब ये रोग आपको हो सकता है। तो इसका सही जवाब आपके सामने मैं फिर से लिख दिया हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, इटाई रोग, जो कि आपका कैडमियम के वजह से होता है। फिर उसके बाद अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया ऐसा मतलब एक बीमारी है जिससे कि आप लिख या पढ़ ठीक से नहीं पाते। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, तो तारे ज़मीं पे जो दरअसल सफारी को जो बीमारी रहती है कि वो मतलब जो लेटर्स है जैसे कि बी को वो डी पढ़ता था, तो ऐसा ही कुछ होता है डिसलेक्सिया। मिनी माता आपको पता है मरकरी से या पारे की वजह से होता है। ब्लैक फुट डिजीज़ की बात करें तो ये आर्सेनिक की वजह से होता है, मतलब आर्सेनिक अगर आपके शरीर में ज़्यादा चला गया तो इस वजह से हो सकता है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो था वो ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किस विधेयक से संबंधित थी? ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप दीजिए, सोच लीजिए, आराम से दीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके लिए दहेज प्रथा उन्मूलन। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग की अगर हम बात करें तो इसका आर्टिकल 108 है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, और जो बुलावा भेजा जाता है लोगों को कि भैया आओ ज्वाइंट सीटिंग होने वाली किसी मुद्दे पे, तो ये राष्ट्रपति कहते हैं। अब ज्वाइंट सीटिंग होती क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए किसी सदन से कोई बिल पास किया गया, आई मीन किसी प्रस्तुत किया गया, पास नहीं, प्रस्तुत किया गया, तो अगर उससे पास हो गया और दूसरे सदन में, जैसे मान लीजिए अगर पहले लोकसभा में हुआ है या पहले राज्यसभा में, तो दोनों केस लेके चलते हैं। अगर लोकसभा में पहले पास मतलब प्रस्तुत किया गया, वहाँ से पास होके राज्यसभा में नहीं पास हो पाया, तब जॉइंट सीटिंग हो सकती है। या इसका अपोजिट, अगर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में किया गया, मतलब पारित हो गया, उसके बाद अगर हम लोकसभा में नहीं पारित करा पाए तो भी जॉइंट सीटिंग हो सकती है। ठीक है, अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है और तीनों बार कुछ ना कुछ रीज़न तो होंगे ही। तो सबसे पहले जो ये दहेज प्रथा वाला है वो 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 ईस्वी में हुआ था। और फिर दूसरा अगर हम बात करें तो 1978 में बैंक सेवा आयोग के लिए हुआ था। ठीक है, बैंक सेवा आयोग विधेयक कह लीजिए। तीसरा जो अभी सबसे लास्ट में हुआ है और मतलब सबसे करंट में कह सकते हैं, 2002 में पोटा एक्ट के लिए हुआ था। पोटा का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक विधेयक। ठीक है, और इन तीनों ही केस में क्या हुआ था कि जो विधेयक थे वो पहले लोकसभा में मतलब लोकसभा में प्रस्तावित हुए और वहाँ से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा ने इन तीनों को नामंजूर कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, दहेज प्रथा उन्मूलन 1961 में सबसे पहली बार, मतलब दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 1961 में सबसे पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी। ठीक है, फिर है न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा आयोग मंत्रालय निर्धारित करता है? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या कृषि लागत व मूल्य आयोग? तो इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि लागत व मूल्य आयोग। ये 1965 में गठित हुआ था। इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो कुल लागत का 1.5 गुना देती है, मतलब किसानों को देती है। ठीक है, और इसी को ही हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही, अगर हम आपने सुना होगा कि एमएसपी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसके अंदर या इसके अंतर्गत कह लीजिए कुल 23 फसलें आती हैं जिसको हम 22+1 कहते हैं। ठीक है, जो 22 फसलें होती है वो एमएसपी के अंडर आती हैं डायरेक्ट, और जो एक फसल जो है यहाँ पे +1 लिखा गया है वो गन्ने के लिए आता है। गन्ने के लिए हम एमएसपी की जगह एफआरपी का यूज करते हैं। इसका थोड़ा इंग्लिश में मुझे फेयर एंड रिमनेटिव, सॉरी, हाँ, फेयर एंड रिमनेटिव प्राइस उसको कहते हैं एफआरपी को, जो कि गन्ने के लिए यूज होता है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है तो मैनेज कर लीजिएगा। और एफआरपी को ही, मतलब जो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस है, इसी को हम हिंदी में कहें उचित एवं लाभकारी मूल्य कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आया था, जो कि 15 मार्च 1950 में बना था। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस वक्त जो सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन डी था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
ये है सूची 1 और 2 का मिलान करना है, ठीक है? तो मिलान करिए आप। मैं बैठा हूँ। तो मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट हैं। और नामदफा, बांधवगढ़, काबुल लामजाओ, बांदीपुर, ये नेशनल पार्क हैं। तो इसका सही जो मिलान होगा, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मणिपुर में काबुल लामजाओ है, तो 3 का ए हो जाएगा। लिख पाएंगे कि नहीं? ठीक है। कर्नाटक बांदीपुर। बांधवगढ़ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सी और डी। तो ए का 3 किस किस में है? पहले में है और तीसरे में है, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो गलत हो जाएंगे। फिर क्या है? ए का 3, बी का 4, तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम कुछ नेशनल पार्क की बात कर लें, तो जैसे दुधवा है आपका यूपी में, गिर आपका गुजरात में है जो कि एशियाटिक लॉयन, ठीक है, भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मानस, काजीरंगा, ठीक है, नामेरी, ये सब असम में है। जिम कॉर्बेट जिसको कि हम रामगंगा के नाम से जानते हैं, वो उत्तराखंड में है। पेरियार केरल में है, ठीक है। और सिमरीपाल भीतरकनिका आपका उड़ीसा में है। संजय गांधी और चंदोली चंदोली आपका महाराष्ट्र में है। और एक जो अभी कुछ दिनों पहले ही, मतलब 1 साल लगभग हुआ है नया, गुरु घासीदास, वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन 1, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके कालक्रम को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है कि कौन सा जो बैंक है या योजना है वो पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी। तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी जिसे कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसबीआई को हम पहले क्या करते थे, और पहली बात तो ये 1921 में बना था, ठीक है। उस वक्त इसे हम इंपीरियल बैंक कहते थे, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये 3 बैंकों को मिलाकर बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर जो हैं मुंबई में है, और इस टाइम जो इसके अध्यक्ष हैं वो दिनेश खारा हैं, ठीक है। 1955 में इसको वो कर लिया गया था, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अगर हम लीड बैंक योजना की बात करें तो ये गॉडगिल समिति की सिफारिश पे 1969 में बनाया गया था। तो अगर हम ये इसकी बात करें तो ये बने थे 1969 में, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1982 में, ठीक है। और ये 1975 में। मैं इसीलिए ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं पाता क्योंकि सही से लिखा ही नहीं जाता मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। तो लीड बैंक की बात हम कर रहे थे कि गॉडगिल समिति की मतलब उनकी मतलब सिफारिश पे, ठीक है, 1969 में ये योजना चलाई गई थी, जिसमें क्या था कि हर ज़िले में कोई बैंक ओपन किया जाएगा, मतलब हर ज़िले में एक निश्चित बैंक को दे दिया जाएगा कि आपको इसमें अपनी एक ब्रांच ओपन करनी है, जिससे कि लोगों की कनेक्टिविटी, मतलब गांव या शहर में जो भी लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी बैंक से बनी रहे, ठीक है। फिर हम आरआरबी की बात अगर करें 1975 में, जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लोग मिल के एक बैंक को ओपन करते हैं, और जिसमें जो भी बैंक होता है उसमें 50% हिस्सेदारी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 35% जो नेशनल बैंक उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसकी होती है, और 15% जो हिस्सा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इस तरह एक आरआरबी बनती है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को
इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो श्री साजी केवी हैं, ठीक है? मैं उनका नाम ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन हालाँकि नाम ऐसा ही है श्री साजी केवी, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2 तो 1 3 4 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया है, तो कई जगहों पे मैं कुछ अटक जा रहा था, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है? जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।